हेलो दोस्तों। आज की कविता का नाम पतंग है, जिसे कवि आलोक धनवा द्वारा लिखा गया है। तो चलिए कविता को शुरू करते हैं। कवि कहते हैं, सबसे तेज बौछारी आई, भादो गया सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को। उपरोक्त पंक्तियों में कवि कहती हैं कि सावन के महीने में आने वाली तेज बारिशें भी चली गई है और भादों का महीना भी बीत गया है। कवि कहता है कि अंधेरी रात बीत गई है और सुहानी सुबह हो गई है। कहने का तात्पर्य यह है कि सावन और भादों के महीनों में आसमान में बादल छाए रहते हैं, लेकिन शरद ऋतु के आते ही आसमान साफ हो जाता है। इसी कारण कवि सवेरा होने की बात करता है। शरद ऋतु की सुबह का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि शरद ऋतु की सुबह आकाश में जो ललिमा होती है, उसको देखकर कवि को प्रतीत हो रहा है जैसे वो खरगोश की लाल लाल आंखें हो। कहने का तात्पर्य यह है कि शरद ऋतु में सुबह के समय आकाश में छाई हुई लालिमा कवि को खरगोश की आंखों की भांति लाल दिखाई दे रही है। कवि कहता है कि शरद ऋतु कई पुलों को पार करते हुए आई है, अर्थात पिछले साल की शरद ऋतु के जाने से इस साल की शरद ऋतु के आने तक कई ऋतुएं बीती हैं। इन्हीं ऋतुओं को कवि ने पुल का नाम दिया है। कवि कहता है कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शरद ऋतु के दोपहर का समय किसी चमकीली साइकिल पर सवार होकर तेजी से गुजर रहा हो और जोर जोर से घंटी बजाते हुए बच्चों को इशारे से पतंग उड़ाने के लिए बुला रहा हो। कहने का तात्पर्य यह है कि शरद ऋतु में मौसम एकदम सुहाना हो जाता है, जिसे देखकर बच्चों के समूह पतंग उड़ाने के लिए अपने घरों से बाहर निकल आते हैं। कवि अगली पंक्तियों में कहते हैं, चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उड़ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, कलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। उपरोक्त पंक्तियों में कवि कहता है कि शरद ऋतु में आसमान एकदम साफ, स्वच्छ और मौसम सुहाना हो जाता है और ऐसा निर्मल आकाश कवि को मुलायम प्रतीत होता है। कवि शरद ऋतु को बालक की संज्ञा देते हुए कहता है कि बालक शरद अपने चमकीले इशारों से बच्चों के समूह को पतंग उड़ाने के लिए बुलाता है। उसने आकाश को मुलायम बना दिया है ताकि बच्चों की पतंग आसमान में आसानी से बहुत ऊंची उड़ सके। ऐसा लगता है जैसे शरद ऋतु भी खुद यही चाहती है कि दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन पतंग आसमान में ऊंची उड़ सके, दुनिया के सबसे पतले कागज और बांस की सबसे पतली लचीली एवं इकाई झुकाई हुई लोहे की किली से बनी पतंग आसमान में आसानी से उड़ सके, आसमान में ऊंची उड़ सके और पतंग उड़ाते प्रसन्नता से इधर उधर भागते हुए, खुशियों से चिल्लाते हुए और खुशी से सीटियां बजाते हुए तितलियों की तरह कोमल बच्चों की नई दुनिया शुरू हो सके। कहने का तात्पर्य यह है कि शरद ऋतु में आसमान में पतंगों के साथ साथ बच्चों की अपनी कल्पनाएं भी आसमान में उड़ती है। कवि अगली पंक्तियों में कहते हैं, जन्म से ही वे
अपने साथ लाते हैं कपास। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। जब वे बेंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर। उपरोक्त पंक्तियों में कवि बच्चों की तुलना कपास से करते हुए कहते हैं कि जिस तरह कपास मुलायम, शुद्ध और सफ़ेद होती है, उसी प्रकार बच्चे भी जन्म से ही अपने साथ निर्मलता, कोमलता लेकर आते हैं। अर्थात बच्चों का मन व भावनाएं भी स्वच्छ, कोमल और पवित्र होती है। कवि कहते हैं कि बच्चे व्याकुलता के साथ पतंग के पीछे भागते हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे कि पृथ्वी भी घूम घूम कर उनके पास आ रहे हैं। कवि आगे कहते हैं कि बच्चे जब बेसुध होकर पतंग के पीछे भागते हैं तो उन्हें भागते हुए छत की कठोरता अर्थात कठोर जमीन का एहसास भी नहीं होता है। कहने का अभिप्राय यह है कि बच्चे पतंग को आकाश में उड़ता हुआ देखकर उसके पीछे भागते हैं तो उन्हें उस वक्त कठोर जमीन भी नरम ही महसूस होती है। पतंग उड़ाते हुए बच्चे इतने उत्साहित होते हैं कि वे चारों दिशाओं में ऐसे दौड़ते भागते हैं जैसे कोई ढोल नगाड़े पर झूमता नाचता हो। दौड़ते हुए बच्चे इधर उधर ऐसे भागते हैं जैसे किसी पेड़ की लचीली डाल हो, क्योंकि जिस तरह पेड़ की डाल लचीली होने के कारण जोर से खींचने पर भी वापस अपनी जगह पर ही सलामत आ जाती है, उसी प्रकार दौड़ते भागते बच्चों का लचीला शरीर फुर्ती से उधर उधर भागता हुआ भी एक जगह से दूसरी जगह और फिर पुनः अपनी पहली वाली अवस्था में सुरक्षित आ जाता है। कवि अगली पंक्तियों में कहते हैं, छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है महज एक धागे के सहारे। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंजों के सहारे। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं तब तो और भी निडर होकर सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी भी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। उपरोक्त पंक्तियों में कवि कहते हैं कि बच्चे पतंग के पीछे दौड़ते भागते ऊंचे छतों के जोखिम भरे किनारों तक पहुंच जाते हैं। दौड़ते हुए बच्चे उन छतों से गिर भी सकते हैं, लेकिन पतंग उड़ाते समय उनके रोमांचित शरीर का लचीलापन ही उनको छतों से गिरने से बचा लेता है। किसी की भी धड़कन बढ़ा देने वाली ऊंचाइयों तक बच्चे पतंग की डोर अपने हाथ में थामकर पतंग उड़ाते हैं और बच्चे सिर्फ एक धागे के सहारे उस पतंग को और अपने आप को संतुलित कर लेते हैं। अर्थात बच्चे अपने आप को भी उसी डोर के सहारे गिरने से बचा लेते हैं। कवि कहता है कि पतंग उड़ाते इन बच्चों को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे पतंग के साथ साथ वो भी खुद भी उड़ रहे हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि बच्चे अपनी कल्पनाओं व भावनाओं को पतंग के सहारे ऊंचाइयों तक पहुंचा देते हैं। आगे कहते हैं कि पतंग उड़ाते हुए कभी कभी ये बच्चे छतों के भयानक किनारों से नीचे भी गिर जाते हैं। लचीले शरीर के कारण ज़्यादा चोट न लगने पर बच भी जाते हैं। इस तरह बच जाने से वे और भी ज़्यादा भयहीन हो जाते हैं, अर्थात उनके अंदर आत्मविश्वास और अधिक बढ़ जाता है। उनके अंदर से गिरने का डर बिल्कुल खत्म हो जाता है और वे अत्यधिक उत्साह, साहस और निडरता के साथ फिर से छत पर आकर पतंग उड़ाने लगते हैं। उनका ये दुगना जोश देखकर फिर तो ऐसा लगने लगता है कि जैसे
दौड़ते भागते बच्चों के पैरों के चारों ओर पृथ्वी और अधिक तेज से घूम रहा हो। तो दोस्तों, यहाँ पर कविता खत्म होती है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें।